हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई के स्टडीज़। हम लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं और उनको एक क्विक वे से हमने देखा था कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आज हम वन बाय वन थोड़ी सी डिटेल्ड देख लेते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंदर ये आते हैं। तो कोई दो सिचुएशन है वो इसमें बुक में बोली गई हैं कि क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेट करती हैं। दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन ये है कि एक पर्सन है, नाम है स्वदेश कुमार। वो अपने गांव को विजिट करते हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो होटल में रुकते हैं। विलेज के रोड साइड पे होटल बना हुआ है, वहाँ पे वो चाय पीने के लिए रुकते हैं। शॉपकीपर जो है वो स्वदेश कुमार को जानता है, बट उनके दोस्त का नाम वो पूछता है। नाम तो पूछता है, नाम के साथ साथ उनकी कास्ट भी पूछता है। उसके बाद शॉपकीपर स्वदेश कुमार को चाय सर्व कर देता है अच्छे से चमचमाते मग में, जबकि उनका जो फ्रेंड है उनको मिट्टी के कप में चाय दे दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उसने वहाँ उनकी कास्ट पूछी और कास्ट में पता चला कि वो दलित हैं। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक ऑर्डर है जो टेलीविज़न चैनल के 4 जो न्यूज़ रीड करते हैं उनको दिया गया कि आप अब स्क्रीन पर जो रीड न्यूज़ करते हो आपकी ड्यूटी ख़त्म होती है। ये ऑर्डर है कि आप आगे से न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे। वो चारों ही वुमेन हैं, जितने जो भी न्यूज़ रीडर हैं, चारों जो न्यूज़ रीडर हैं वो वुमेन हैं। और रीज़न ये दिया गया कि आपकी एज जो है वो 45 से ऊपर हो गई है। और 2 मेल न्यूज़ रीडर को जो सेम एज के हैं उनको जो है वो भी न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। तो ये 2 कंडीशन है, एक स्वदेश कुमार की और एक ये 4 वुमेन जो न्यूज़ रीडर हैं इनकी। आप मुझे बताइए कि क्या इसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या नहीं होता? बताइए। दीज एग्जाम्पल क्लियर डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक कास्ट के बेस पे हो रहा है और दूसरा जेंडर के बेस पे हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये जस्टिफाइड है? इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते। यही कहती है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये आपको राइट्स देती है कि जिससे आप डिस्क्रिमिनेशन या आपका डिस्क्रिमिनेशन या आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सभी को इक्वल एक्सेस है भाई साहब, इक्वल एक्सेस है। शॉप पर, होटल पर, वेल्स पर, टैंक पर, बाथिंग घाट, रोड, कहीं पे भी जाइए आपको इक्वल है। ये नहीं कि आपकी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। तो राइट टू इक्वलिटी कहती है कि प्रोहिबिट करती है डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पर। और दूसरी चीज इक्वालिटी देती है लॉ से पहले भी और लॉ का प्रोटेक्शन के साथ भी। ऐसा नहीं कि लॉ नहीं बनेगा तो उससे पहले आप नहीं दोगे। इक्वालिटी हमेशा रहनी चाहिए। साथ ही साथ लॉ के प्रोटेक्शन के साथ भी आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिलने वाला है। ठीक है जी। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इसलिए तो ये क्या करा, अबोलिशन किया। ये एक इनइक्वालिटी का उदाहरण है, अनटचेबिलिटी। इसको राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही अबोलिश किया गया। लोगों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये भी राइट टू इक्वालिटी के अंदर है।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट टाइटल्स का अबोलिशन होना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब आप जानते हैं? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी के, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिले हर एक काम में। लेकिन ऐसी सोसाइटी जहां बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटी है, क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब बनता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई करता है कि गवर्नमेंट को एक ऐसी स्कीम, ऐसे मेजर्स बनाने चाहिए, कंडीशंस ऐसी पैदा करनी चाहिए सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार ना हो। चिल्ड्रन है, वुमेन है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए। जॉब्स में आपने रिजर्वेशन सुना होगा, एडमिशन में आपने रिजर्वेशन सुना होगा। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल 16 के अंदर है। ये डिटेल में आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके लिए इतना ही समझिए। तो ये हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर आने वाले आर्टिकल, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। Is it right? Okay. Now next is right to freedom, article 19 to 22. Protection of right to freedom of speech and expression. Assemble peacefully, form association union, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of India, practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. वर्ड आपने सुना इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी। जस्ट अ सेकेंड। इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी, ये दोनों राइट बहुत ही इसेंशियल हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। और किसी एक को सोचना दूसरे के बगैर ये सही नहीं होगा, क्योंकि इक्वालिटी और फ्रीडम, लिबर्टी एक दूसरे के पूरक हैं। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्शन। और इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिजायर, लाइक कि आप जो इच्छा करते हैं वो हर चीज आपको फ्रीडम है। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। तो फ्रीडम को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि हर एक पर्सन अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है, दूसरी की फ्रीडम को सम्मान करके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि हर एक पर्सन अपनी फ्रीडम एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों को डरा के नहीं। दूसरे की फ्रीडम को डराओ मत, उसे भी फ्रीडम का एंजॉय करने लगो, दो। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत लो, ये है फ्रीडम की परिभाषा। इसी के अंदर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 20, द foremost right amongst rights to freedom is the right of life and personal liberty. Right to life and personal liberty, protection in respect of conviction for offenses. ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट वन इज राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का भी अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब ट्रैफिक, जो ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिक करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है, फोर्स लेबर करवाई जाती है उनसे, आर्टिकल 23, वो उनका प्रोहिबिशन करना। नेक्स्ट कि आप जो एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रन का, हजार्डस जॉब, जितनी भी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें चिल्ड्रंस को नुकसान हो सकता है, माइन हुई, ये सब चीज़, फैक्ट्रीज हुई, इनमें एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का प्रोहिबिट कर दिया आर्टिकल 24 से। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप अपने धर्म का या किसी भी धर्म का आप फ्री प्रोफेशन कर सकते हैं, फ्री उसको मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रोपगेशन कर सकते हैं, और अपने रिलीजियस अफेयर को आप मैनेज कर सकते हैं, उसकी फ्रीडम भी आपको है।
आप टैक्सेस पे कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड कर सकते हैं, कोई भी वर्शिप अटेंड कर सकते हैं, कोई भी इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 21 कहता है। कल्चर एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आर्टिकल 29 कहता है कि आपको लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज है, माइनॉरिटीज़ का जो कल्चर है उनका प्रोटेक्शन करना, और 30 कहता है माइनॉरिटीज़ के जो राइट हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस्टेब्लिश करना। एंड राइट आर्टिकल 32 राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्शन ऑर्डर रिट इशू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। तो ये था आपके बताया गया एक आपको ये फंडामेंटल राइट हैं भाई साहब, ये 12 से 35 तक ये आते हैं और इनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये केस दिया गया कि यू आर ए जज, आपने एक पोस्ट कार्ड रिसीव किया फ्रॉम हदिबंधु जो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को कि वो दलित कम्युनिटी का मेंबर है पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इस कम्युनिटी के मेंबर ने रिफ्यूज़ कर दिया फॉलो करने के लिए कस्टम। इस कम्युनिटी के मैन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं एक जो कस्टम है जिसमें जो ग्रूम के फीट हैं, जो पैर हैं ग्रूम के दूल्हे के, उनको वॉश करना पड़ता है और गेस्ट के अपर कास्ट के जो गेस्ट हैं उनके भी फीट वॉश करने पड़ते हैं मैरिज सेरेमनीज के द्वारा। तो इसने ये कहा कि मैं ये कस्टम नहीं करूँगा। इस रिवेंज में 4 जो औरतें थीं इस कम्युनिटी की, उन्होंने इसको पीटा और दूसरों ने इसको नंगा नेकेड परेड करवाया। तो पोस्ट कार्ड राइटर ने कहा कि हमारे चिल्ड्रन जो हैं वो एजुकेटेड हैं, वो ऐसा नहीं करते कि वो कस्टमरी जॉब करें, वॉशिंग द फीट ऑफ अपर कास्ट मैन, और लेफ़्ट ओवर जो है क्लियर करें मैरिज फीस्ट को, और यूटेंसिल जो बर्तन मांजे वो नहीं करना चाहते क्योंकि वो एजुकेटेड हैं बच्चे और वो नहीं चाहते कि हम यही काम आगे बढ़ाएं। इन फैक्ट्स को देखते हुए क्या करेक्ट है आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये केस है, आप बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। कोर्ट कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर, ये आर्टिकल 32 के अंदर कोर्ट जो है वेरियस स्पेशल ऑर्डर जिसको रिट्स कहते हैं वो भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इनको इशू रिट्स कर सकती है। तो पहली रिट्स है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है कि वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। साथ ही साथ वो ऑर्डर ये भी कर सकती है कि उसको फ्री किया जाए अरेस्ट पर्सन को, यदि वो अरेस्ट का जो ग्राउंड है उसका वो लॉफुल नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसको वहाँ फ्री भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैंडेमस। इस रिट में क्या होता है, जब कोर्ट ये पाती है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर अपनी लीगल ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहा और अपनी जो राइट है उसके उनको तोड़ रहा है किसी भी इंडिविजुअल के, तो मैंडेमस वहाँ लगती है। तीसरा प्रोहिबिशन। इस रिट में क्या होता है कि ये कोई भी हायर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब लोअर कोर्ट को ये रिट इशू करता है और कहता है कि केस जो है आपके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड चला गया है। क्वो वारंटो में क्या होता है, ये भी यदि कोर्ट ये पाता है कि जो पर्सन है वो ऑफिस होल्ड कर रहा है लेकिन वो होल्ड करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, योग्य नहीं है, तो वो रिट इशू करता है क्वो वारंटो की और उस पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ऑफिस होल्डर अब नहीं रह सकते। सर्च्योरारी। इस रिट के अंदर जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता है लोअर कोर्ट को और दूसरी अथॉरिटी को कि भैया एक मैटर को जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जो पेंडिंग पड़ा है हायर अथॉरिटी और कोर्ट के पास। सो अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी के अलावा बहुत सारे अदर मैकेनिज़्म हैं जो कि बाद में राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और जिसमें एक नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटी, ह्यूमन राइट, ये सब चीज़ हैं। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये आपको उसके बारे में डिटेल दी गई है। नेक्स्ट है भैया DPSP, शॉर्ट में कहते हैं इनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अंदर आते हैं और आर्टिकल 35 टू आर्टिकल 51 इसमें ये पार्ट 4 में कवर होते हैं। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे
वो जानते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेगा। जब वो आज़ाद हुआ इंडिया तो उन्हें पता था कि भाई जो आगे जाके इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने वाला है। तो इन चैलेंज को दूर करने के लिए, इक्वालिटी बनाए रखने के लिए, अपने सिटीजन्स की वेलबींग रहे उसके लिए इन्होंने ये DPSP दी और कुछ पॉलिसी डायरेक्शन दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट टू बी बाउंड बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजन, देयरफॉर कुछ गाइडलाइन भी इनकॉर्पोरेट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया। इनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया, यानी राज्य अपने हिसाब से इनको गाइडलाइन को लागू कर सकता है, गवर्नमेंट लागू कर सकती है। और हम जो है वे हम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट के लिए आप आर्टिकल 32 के द्वारा कोर्ट डायरेक्ट जा रहे थे कि हमारा वायलेशन हो रहा है। इसमें अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द जुडिशरी इन्फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें। तो क्या प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है क्या? सबसे पहली चीज़ है कि गोल और ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को जो अडोप्ट करने चाहिए वो ऐसे गोल्स, ऐसी डायरेक्शंस, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स इसमें दिए गए हैं। दूसरा, कुछ ऐसे राइट हैं जो इंडिविजुअल को इंजॉय करने चाहिए अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। यानी फंडामेंटल राइट है इतना ही काफ़ी नहीं है, कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो DPSP में इंजॉय करने चाहिए। तीसरा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट को अडोप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि क्या विज़न है हमारे मेकर का कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को DPSP में देखने को मिलती हैं। सो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ट्राई करती है कि ऐसी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट में लाया जाए, इन पे कानून बनाया जाए। सेवरल जमींदारी एबोलिशन बिल, नेशनलाइज बैंक, इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज, फिक्स मिनिमम वेज, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री promoted, provision for reservation for the upliftment of the scheduled caste, scheduled tribe, ऐसे प्रोविज़न बनाए गए भी हैं और इनको दिया भी गया इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल राइट टू एजुकेशन भी इंक्लूड करती है, पंचायती राज का फॉर्मेशन भी इंक्लूड करती है, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी कहती है, और मिड डे मील स्कीम। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी प्रिंसिपल हैं, ये ऐसी डायरेक्शन है, ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो सोसाइटी के गोल्स को दिखाते हैं, एस्पिरेशंस को दिखाते हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ लोगों को DPSP भी इंजॉय करने चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट को इनको अडोप्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है जी, ये सब चीज़ें। उसके अलावा पार्ट 4 में, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, ये जोड़ा गया पार्ट 4A में, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। सो 1976 में 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है और फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए जोड़ी जाती हैं। तो इन ऑल 10 ड्यूटीज़ जो हैं वो इनमरेटेड की गई। और हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इन्फोर्सिंग दीज ड्यूटीज़, कोई भी कुछ नहीं कहता कि कैसे ये इन्फोर्स की जाएंगी। कि जैसे कि एज सिटीजन वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, हमें हमारी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, लोगों के बीच में हार्मनी कैसे हो, हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर वो गोल्स और पॉलिसीज़ और नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। गोल्स में वेलफेयर पीपल का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, स्टैंडर्ड लिविंग को रेज करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना रिसोर्स का, इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना, ये हमारे गोल्स हैं। पॉलिसीज़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि मुद्दा है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल लीकर, यानी एल्कोहल लीकर का प्रोहिबिशन करना। ठीक है, ये पॉलिसीज़ हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोट करना, जो कैटल हैं उनका स्लोटर बंद करना, विलेज पंचायत को प्रमोट करना। नॉन जस्टिसेबल राइट में एडिक्वेट लिवलीहुड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन है, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क और अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 ईयर्स से कम लोगों के बच्चों के लिए। तो ये थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, ये हमारी इस चैप्टर की बात थी। तो मैं थोड़ा सा क्विक गया लास्ट में, लेकिन इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें चैप्टर को जाके, और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल आप अगर मदद करेंगे इस चैनल को ग्रो करने में तो
मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, और अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।